एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले दो वीडियो में हमने फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। और इसका डेफिनेशन होता क्या है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स विच वर्क्स विद इन टू बॉडीज विच हैव एनी मास। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा एक अट्रैक्शन फोर्स है, और ये हमारा दो बॉडीज़ के बीच में होता है जिनके पास कुछ ना कुछ हमारा मास होगा ही। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, और ये हमारा एक वीक फोर्स होता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो हमारा न्यूक्लियस में होता है, जो कि है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस में और शॉर्ट रेंज वाले होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, and the object is attracted to the earth। फिर हमारा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? इट इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग along the center and object is moving in a circular path is called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और यह हमारे एक सेंटर पर लगने वाला फोर्स है। इस फोर्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी ये दोनों हमारे हर एक पॉइंट पे उसका चेंज होते रहता है। इन सर्कुलर पाथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। एग्जांपल ऑफ सर्कुलर फोर्स, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो हमारा चंद्रमा है वो हमारा पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है, और इसका डायरेक्शन और एक्सेलरेशन हमारा हर पॉइंट पे चेंज करता है। और हमारे यूनिवर्स में जितने भी सारे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वह सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वह फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ हमारा अट्रैक्शन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इज दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों लॉस को कंबाइन करने पे F is directly proportional to m1 m2 and divided by d square। m1 and m2 are mass of the objects and d is a distance between them। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसकी जगह हम g को रिप्लेस करते हैं। g is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। SI यूनिट ऑफ g is equal to न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर। Value of universal gravitational constant is equal to 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना रहता है तब हम फोर्स और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के जो वेट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम इनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वैल्यू ऑफ जी मिल जाता है। हम इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिनन विच वी बिलीव टू बी अनकनेक्टेड इज दैट द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमें कई चीज़ों को बताता है, जैसे कौन सा फोर्स है जो हमारे धरती को बांधे हुए है, और जो हमारा चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वह भी इसी फोर्स के थ्रू लगाता है। और जो हमारे समुद्रों में जो हमारी लहरें उठती हैं वो भी हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का ही एग्जांपल है। इसके बाद हम फ्री फॉल के बारे में देखते हैं। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फोर्स के रीज़न की वजह से ये हमारा जो धरती की ओर अट्रैक्ट होता है इसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट धरती की ओर गिरता है या इसकी ओर आता है तो हम इसमें भी एक एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ होता है जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि यह जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह हमारे धरती की ओर ही सिर्फ आता है। सेमी स्मॉल जिसे डिनोट करते हैं, और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जो हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट है। अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखें तो इसमें हमारा जो होता है
फोर्स जो होता है वो हमारा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम इसे ग्रेविटी जी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो ए और जी दोनों ही एक्सेलरेशन होता है। एफ इज इक्वल टू एम जी, और अगर हम जी का वैल्यू निकालें तो इसके लिए हम मास का एफ का फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें से हमारा मास और मास कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा फिर जी का वैल्यू निकलता है जी एम बाई डी स्क्वायर, वेयर जी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसके बाद हम जी का वैल्यू अर्थ के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसमें हमारा आर डी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा आर से रिप्लेस हो जाता है। आर जो हमारा होता है रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो हमारा जी का वैल्यू होता है वो हमारा जो धरती है उसके इक्वेटर पे कम, और जो इनके पोल्स होते हैं इन पोल्स पे इसका वैल्यू जो ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे जी स्मॉल जी का वैल्यू कम होता है। अब हम स्मॉल जी के वैल्यू को निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें इसके फार्मूला में जितने भी कांस्टेंट है उन सभी को पुट करना पड़ता है। इसका फार्मूला होता है जी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 इंटू 10⁻24 kg divided by 6.4 into 10⁻6 meter square, which is a radius of the earth, equal to 9.8 meter per second square. Then value of acceleration due to gravity of the earth equal to g equal to 9.8 meter per second square. इसके बाद हम मास को देखते हैं। मास होता है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वह हमारे उसमें जो हमारा इनर्शिया इन्वॉल्व होता है, तो उस इनर्शिया को जो हम मेज़र करते हैं वो हमारा मास से ही होता है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ ए कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। SI यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम। मास का वैल्यू हमारा कभी चेंज नहीं होता है। इसका कोई भी प्लेस पे अगर हम मास निकालें तो मास हमारा सेम ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट के बारे में। जो हमारा वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। वेट हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। वेट के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के फोर्स के साथ डिफाइन किया जाता है। वेट के फार्मूला के बारे में बात करें तो वेट का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास हमारा एम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट का जो SI यूनिट होता है वो हमारा न्यूटन होता है, जो कि हमारा फोर्स का भी SI यूनिट है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हमारा वेट होता है वो हमारा मून और अर्थ दोनों पे डिफरेंट होता है। जो हमारा मून और अर्थ होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा मून होता है वो हमारी पृथ्वी की अपेक्षा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट करने के जो फोर्स अप्लाई करता है वह अर्थ की अपेक्षा कम होता है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसे अगर हमें मून पे निकालना हो तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। ये भी हमारा वेट ही का फार्मूला है, बस इसे हम एम के टर्म्स में लेते हैं, जिसमें हमारा एम इक्वल टू मास ऑफ द मून एंड RM इक्वल टू रेडियस ऑफ द मून। जिससे और उसके बाद हम अर्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालें तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है GM इंटू M बाई R स्क्वायर, R इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। देन हम वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं, तो हमें वेट ऑफ द मून 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, जो कि हमारी इक्वेशन 3 हो गया, एंड वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M, जो हमारी इक्वेशन 4 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा वेट ऑफ द मून और वेट ऑफ द अर्थ का जो रेशियो आता है वो हमारा 1/6 होता है। इस रेशियो से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा अर्थ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मून की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिलता है, जो हमारा 1/6 इंटू और उसका वेट जो उसका वेट हमारे पृथ्वी पे होगा और उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस फार्मूले के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमें चांद चंद्रमा पे मिल जाएगा। इसके बाद हमारे दो
टर्म्स आते हैं जो है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट जो हमारा होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो हमारा थ्रस्ट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमारा फोर्स लगता है वह किसी अलग अलग जगहों पे हमारा अलग अलग इफेक्ट इसका प्रोड्यूस होता है। थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट्स एक्ट्स। हमारा जो थ्रस्ट होता है वह हमारे एरिया पे डिपेंड करता है कि हमारा एरिया किस टाइप का है। थ्रस्ट के बाद हमारा एक टर्म आता है प्रेशर। हम प्रेशर को देखते हैं तो प्रेशर का डेफिनेशन है हमारा द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे जो हमारा फोर्स लगता है वही हमारा प्रेशर कहलाता है। जैसे अगर हम इस पेन के बारे में बात करते हैं, इसका पेन इस जो इसका नोक है वही हमारा एक यूनिट एरिया होता है। अगर हम इस पे जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स को हम प्रेशर के नाम से जानते हैं। हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट बाय एरिया। और इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है जो हमारा ब्लेज पास्कल के नाम से रखा गया, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी किया गया था वो पास्कल ही ने किया था। प्रेशर के हम मेजरमेंट वाले यूनिट के बारे में बात करते हैं, इसका मेजरमेंट यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया exerts a larger pressure and a smaller pressure on a larger area is that pressure is inversely proportional to 1 by area। तो जो हमारा प्रेशर होता है वह हमारे एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारा एरिया डिक्रीज़ करेगा तो हमारा प्रेशर जो होगा वो हमारा इंक्रीज़ करेगा, और जब प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो हमारा एरिया इंक्रीज़ करेगा। तो किसी भी कम एरिया पे हमारा ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, और जो हमारा एरिया जब ज़्यादा होता है उसमें हमारा जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारा कम होगा। देन हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स, जो हमारा तरल पदार्थ होता है उनमें हमारा जो प्रेशर होता है अब हम उन्हें देखते हैं। तो फ्लूइड्स का हमारा जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है द सब्सटेंस विच हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनके पास एक क्षमता होती है जिसे फ्लूइड की क्षमता बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा फ्लो करने की एक क्षमता रखती है। फ्लूइड्स के एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, इनके एग्जांपल दो होते हैं जिनमें हमारे गैसियस और लिक्विड्स आते हैं। गैस भी हमारा फ्लो करने की क्षमता रखते हैं और लिक्विड्स के पास भी यही टेंडेंसी होती है। फ्लूइड्स exert a pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed। pressure of fluids transmitted in all direction। जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वह जो भी जिस भी कंटेनर पे रखे जाते हैं उनकी दीवारों और उसके सतह पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और ये हमारे फ्लूइड्स होते हैं ये हमारे सभी दिशाओं में एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस भी कंटेनर में ये रखे जाते हैं। उसके बाद हम बायोंसी के बारे में बात करते हैं। बायोंसी का हिंदी मीनिंग होता है उत्प्लावन। इसके डेफिनेशन को हम देखें तो इसके डेफिनेशन में हमारा मिलता क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स। इसमें इसके थ्रू हमें यह बताया गया है कि जो हमारे बायोंसी होते हैं, तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में हम डालते हैं तो जो हमारा वाटर उस ऑब्जेक्ट पे है जो हमारा फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर आता है, तो उसे हम उत्प्लावन का फोर्स बोलते हैं। बायोएंट मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स। जो हमारा बायोएंट फोर्स यानी कि उत्प्लावन का जो बल होता है वह उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे फ्लूइड्स के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी का हमारा फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और इसके यूनिट के बारे में बात करें, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर उनकी डेंसिटी अगर कम होती है तो वो हमारे वाटर पे फ्लो करने लगते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है जिनका डेंसिटी हमारे ज़्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे वाटर में डूब जाते हैं। इसके बाद हम आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आर्किमिडीज़ के जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग में ये बोला गया कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। आर्किमिडीज़ का सिद्धांत हमें ये बोलता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में आधा या पूरा डुबाया जाता है तो उस वाटर पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसका वैल्यू जो हमारा फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को जो उस ऑब्जेक्ट द्वारा जितना डिस्प्लेस किया जाएगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। फर्स्ट इज डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। जो इसका आर्किमिडीज़ का जो सिद्धांत है इसका यूज़ हमारे
जो शिप्स यानी कि जहाज़ होते हैं और जो सबमरीन जो हमें समुद्र के अंदर चलने वाले जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें उनके डिज़ाइनिंग करने में हमें इस सिद्धांत का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमारा आता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर हमारा होता क्या है कि इलेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। जो हमारा दूध की जो शुद्धता जाँच की जाती है वो हमारे इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस के थ्रू ही की जाती है। इसमें हमारा आर्किमिडीज़ का सिद्धांत यूज़ होता है। इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में भी हमारा आर्किमिडीज़ का सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, जो हमारे द्रवित रूप में जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी डेंसिटी को चेक करने के लिए हमें हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रिलेटिव डेंसिटी हमारा एक रेशियो होता है जो हमारे किसी भी और वस्तु के घनत्व और वाटर के घनत्व से निकाला जाता है। ये हमारा यूनिटलेस होता है।